हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ के लिए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। तो इसके अंदर क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस की, तो ये आज हम इसे कवर करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। तो 4-5 करीब फॉर्म होती हैं इसके अंदर, तो हम स्टेप बाय स्टेप उनको लेते हैं। तो पहली फॉर्म जो है ये है सोल प्रोप्राइटरशिप, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेकंड है। दोनों आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सोल का मतलब अकेला, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर, अकेला ओनर होता है। सारा इंतजाम करना, आइडिया निकालना, फाइनेंस के लिए, बिज़नेस के लिए आइडिया निकालना और उसको इम्प्लीमेंट करना, सब अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना, सब उसकी जिम्मेवारी होती है। सारी लाइबिलिटीज़ की जिम्मेवारी उसकी है, सारे फंड्स को कलेक्शन करने की जिम्मेदारी होती है, सारे निर्णय जो भी बिज़नेस के संबंध में हैं सब उसको अकेले लेने पड़ते हैं। तो इसलिए उसके अंदर किसी का दखल नहीं होता, लाइबिलिटी भी उसी की होती है अनलिमिटेड। तो इसीलिए इसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। और ये सबसे आसान और जल्दी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत माकूल है। और आप अगर निगाह घुमा के देखोगे अपने आसपास, छोटे मोटे ग्रॉसरी शॉप हुई या टेलर शॉप हुई जिसके अंदर कोई पर्सनल स्किल्स की आवश्यकता होती हैं, वो ये इसी फॉर्म में आदमी उनको आगे बढ़ाता है। ठीक है ना। तो अगली स्टेप तो बाद में है ना, कि जब ज़्यादा बिज़नेस बढ़ जाता है तो उसे सोचना पड़ता है कि अब मैं कौन सी फॉर्म ऑफ बिज़नेस मैं चलाऊं या अडॉप्ट करूं ताकि मेरा व्यवसाय एक्सपेंड कर सके। तो चलो हम पहले पढ़ते हैं इसको, सोल प्रोप्राइटरशिप को, इसकी फ़ीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या क्या हैं। इसकी फ़ीचर्स हो सकती है, मेन फ़ीचर्स की देखो क्या है। वन मैन कंट्रोल है इसके अंदर, सिंगल आदमी है, उसका नियंत्रण अपने आप ही रहता है उस सारे बिज़नेस के ऊपर, कोई नियंत्रण में दखलंदाजी देने वाला नहीं होता। ठीक है। वन मैन्स कैपिटल है। अब नियंत्रण अकेला है, निर्णय अकेले ले रहा है, तो कैपिटल भी वो अकेले लेके आता है। कैसे लेके आए, वो अपनी कैपिटल हो या लोन ले, ये उसे डिसाइड करना है। तो फंड्स का इंतजाम भी वही करता है। वन मैन्स कैपिटल इसके अंदर शामिल होती है। जब वन मैन्स कैपिटल है, वन मैन कंट्रोल है, तो नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है। जितना लॉस होगा वो सारा उसका है और जितना प्रॉफिट होगा वो सारा उसका है। तो इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस शेयरिंग के लिए आपके साथ में कोई भी नहीं है, वो सिंगल हैंडेडली ही सारा इनको फेस करता है जो भी पोजीशन होती है। ठीक है। इसके बाद क्या है, सिंगल ओनरशिप, मालिक भी वो अकेला ही है, सिंगल ओनर है। और इसमें है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, जैसे हमने बताया है इसको फॉर्म करना बहुत आसान है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं इसको एस्टेब्लिश करने में। केवल अगर आपने कोई लाइसेंस वगैरह लेने हैं बस लोकल लैब बॉडीज़ से, तो वो लो और उसके बाद काम चालू करो। बहुत ज़्यादा इसके अंदर आसानी है इसको स्टार्ट करने में, और इसको बंद करने में भी बड़ी आसानी होती है। और इसमें क्या है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वो सोल ओनर है और सोल उसकी लाइबिलिटी डिसीजन पावर है, तो सारी लाइबिलिटी भी उसी की है। अगर वो कोई गलत डिसीजन लेता है तो उसको अपनी पर्सनल संपत्ति जो होती है, निजी संपत्ति जो होती है, उससे भी भारी देयताएं चुकानी पड़ सकती हैं। कहने का मतलब ये हुआ, यदि बिज़नेस के अंदर लॉस होता है और जितनी उसने कैपिटल लगाई है उससे भी उस लॉस की पूर्ति नहीं होती है, तो उसको अपनी पर्सनल, चाहे गाड़ी हो या घर हो, उसके नाम में उसे बेच के वो देयता पूरी करनी पड़ सकती है। इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें एडवांटेजेस क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं इस फॉर्म ऑफ बिजनेस के। तो इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है बेटा, इजी टू स्टार्ट है। जैसा कि हमने बताया कि इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, अपना माइंड मेकअप किया और पैसे का इंतजाम हो और आप तुरंत स्टार्ट कर सकते हो। बस लोकल लेवल पर आपने कोई अगर कोई लाइसेंस वगैरह चाहिए होते हैं तो उसको उसका इंतजाम करना पड़ता है। अदरवाइज़ जब मर्जी वो चालू करे काम को अपने, और जब मर्जी उसको वाइंड अप कर दे। तो इजी वाइंड अप भी हो गया, जब इजी चालू हो गया तो इजी वाइंड अप भी हो गया। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। देखो ना, अकेला मालिक है
कोई दिमाग में आइडिया आया तो अपने आप डिसीजन लेना है, उसने किसी से पूछना नहीं है। तो डिसीजन फटाफट से लेता है और वो इम्प्लीमेंट भी, प्रॉम्प्ट एक्शन फटाफट से उसके इम्प्लीमेंट भी करता है, उसके ऊपर जो भी एक्शन लेता है तो उसमें कोई देरी नहीं हो पाती। इसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि किसी का नियंत्रण नहीं है, उसके अकेले का नियंत्रण है, तो अपने हिसाब से उसको वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, डायरेक्ट मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस। सीधा सीधा वो जिम्मेदार है बिजनेस के लिए, कोई उसमें टेंशन नहीं है, किसी के ऊपर शक नहीं है, तसल्ली रहती है उसको हर डिसीजन, क्योंकि वो खुद कर रहा है तो उसे तसल्ली रहती है कि मैं सारा मेरी देख रेख में काम हो रहा है। किसी को वो दोषारोपित नहीं कर सकता कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, क्योंकि वजह वो अकेला खुद ही है, क्यों सारे निर्णयों के पीछे। तो जैसा भी होगा उसको ये तसल्ली रहती है कम से कम कि ये मैंने अपने आप किया हुआ है, चाहे लॉस हो या बेनिफिट हो, जो भी है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाती है बात, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हो, लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि अकेला आदमी है, कैपिटल भी लिमिटेड होती है, सोर्सेज उसके लिमिटेड हैं, जितना उसके पास पैसा है या कि एक लिमिट तक ही वो लोन भी ले सकता है, तो वो उसकी जो पूंजी होगी वो एक लिमिटेड होगी, यानी कि व्यवसाय का जो स्केल होगा वो छोटे स्केल पर ही व्यवसाय हो सकता है, बहुत बड़े स्केल पर व्यवसाय होना इसके अंदर ज़्यादातर संभव नहीं है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अब अकेला आदमी है, सारी लाइबिलिटी उसी की है, जो भी उसके निर्णय हैं वो अकेला लायबल है। कई बार बातें हो चुकी हैं इसके बारे में। लेक ऑफ कंटिन्यूटी, लेक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि अकेला आदमी है, बीमार पड़ गया तो बिजनेस में दिक्कत हो जाएगी। अगर उसने कोई एम्प्लॉय भी रखा हुआ है तब भी वो मालिक की तरह थोड़ी काम कर सकता है, तो लेक ऑफ कंटिन्यूटी है। और इसके अलावा खुदा ना खास्ता उसकी कोई मृत्यु हो गई तो बस काम ही बंद हो गया, वाइंड अप करना पड़ जाएगा उसको। उसके जो किथ एंड किन हैं या जो उसके सक्सेसर्स हैं वो अपना संभालते रहेंगे अपने काम को बाद में, बाकी जो है कंटिन्यूटी में बड़े बाधा पड़ जाती है, निरंतरता में बाधा पड़ जाती है। लिमिटेड साइज़, मैंने बताया ना आपको, बहुत बड़े स्केल पर नहीं कर सकते, ये लिमिटेड साइज़ का ही बिज़नेस कर सकते हैं। और लेक ऑफ मैनेजरियल एक्सपर्टीज़, इसका मतलब कहने का ये है कि एक आदमी जितना मर्जी अच्छे निर्णय ले, पर वो कहा जाता है कि 2-3 ब्रेन जब मिलकर निर्णय लेते हैं ना तो वो अच्छा संतुलित निर्णय हो पाता है। तो मैनेजरियल जो उसकी एबिलिटी होती है वो लिमिटेड है, वो जिस तरफ दिमाग चल गया हो उसका, उस तरफ वो अपना दूसरा पक्ष सोच ही नहीं पाएगा वो, तो वो उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि लेक ऑफ मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ के कारण लॉसेस भी हो जाते हैं। और बड़ा कोई मैनेजर वो रख नहीं पाता क्योंकि छोटे साइज़ का बिजनेस है, कि प्रोफेशनल मैनेजर को वो हायर करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। दैट्स वाई इसे कहते हैं कि लेक ऑफ मैनेजरियल एक्सपर्टीज़, राइट। इसके बाद ये वाली कंप्लीट हो जाती है। अब हम सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि हिंदू एक्ट द्वारा शासित होता है 1956 में, उसके बाद 2005 में उसमें अमेंडमेंट भी हुई थी। कोई पता है ना आपको कि किसी भी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लगातार होती रहती हैं। तो 1956 अधिनियम था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के संबंध में, उसमें 2005 में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, उसके आधार पर इसका संचालन होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है ये। और आजकल की डेट में तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कम ही बची हैं, तो ये भी कम देखने को मिलता है। बाकी वैसे आपने कभी देखा होगा मोहल्ले पड़ोस में या इलाके में कोई बहुत बड़े कोठी वोठी वाला आदमी है जिसकी दादा का काम था, इकट्ठे मिलके चला रहे हैं दुकान, वो इसी फॉर्म को अडॉप्ट करते हैं जिसमें सारे भाई पूरी फैमिली उसमें लगी रहती है, तो वो जॉइंट बिजनेस होता है, वो उसे बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। आप देखो फ़ोटो से भी जाहिर हो रहा होगा, दादाजी बैठे हैं, दादी जी बैठी हैं, उनके बच्चे हैं 2, और पीछे शायद वो पोता पोती और पता नहीं उसकी पूरी बड़ी फैमिली, मतलब कहने का ये हुआ। तो वो सबका जॉइंट बिजनेस होता है, वो इस हिसाब से फॉर्मेशन होती है। तो इसके अंदर आप देख रहे हो ना, छोटा बच्चा है वो भी मेंबर है, और दादाजी हैं क्योंकि वो तो हेड है, तो वो कर्ता हो गए, सबसे बड़ा आदमी कर्ता होता है इसके अंदर। कर्ता का मतलब जो मेन डिसीजंस लेता है, जिसकी मेन लाइबिलिटी रहती है चलाने की, निर्णय उसी के हाथ में होते हैं लेने के, तो सारे वो क्या है, वो कर्ता कहलाता है वो, राइट। तो इसको पढ़ते हैं, इसकी फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पढ़ो आराम से इसको। फॉर्मेशन, फर्स्ट है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब इसे
बनाने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर चाहिए इसमें, ठीक है ना। जो बड़ा मेंबर होगा वो इसका कर्ता कहलाता है। उसके बाद आ जाती है लायबिलिटी किसकी कैसे फिक्स होगी। जो भी कर्ता होगा, जो भी कर्ता होगा वही निर्णय लेगा, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, ठीक है ना। अपने हिस्से से बियॉन्ड भी उसको जाके अपनी संपत्ति से लायबिलिटी चुकानी पड़ सकती है। इन केस ऑफ अगर बिजनेस की लायबिलिटी चुकाने में बिजनेस की कैपिटल अक्षम रहती है तो कर्ता को अपनी जो पर्सनल संपत्ति है उसके द्वारा भी लायबिलिटी को चुकाना पड़ सकता है। अब आ जाती है बात कंट्रोल, क्योंकि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है कर्ता की, इसलिए कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। निर्णय की शक्ति इसमें कर्ता के हाथ में ही होती है। कर्ता ही सारे निर्णय लेता है, सलाह ले सकता है वो, परंतु आखिरी डिसीजन उसी का होगा। कंटिन्यूटी के मामले में ऐसा है कि इसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। बाय द वे कर्ता की डेथ हो जाती है तो फैमिली का जो भी मेंबर सबसे बड़ा होगा ही विल बी द कर्ता, नेक्स्ट कर्ता वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी कंटिन्यूटी सलामत रहती है, बनी रहती है और बिजनेस निर्बाध गति से चलता रहता है। तो ये सब फीचर की बात कर रहे हैं अभी हम, विशेषताएं जो हैं इसकी। और पांचवा है माइनर मेंबर्स, क्योंकि ये एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस फॉर्म है तो इसमें जो भी मेंबर है जन्म लेते ही वो मेंबर बन जाता है इसका, तो इसलिए इसमें माइनर मेंबर भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने दिखाया ना फोटो में, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, वो माइनर है। माइनर का मतलब 18 साल से नीचे के हैं, परंतु फिर भी वो मेंबर हैं उसके। जन्म लेते ही इसमें मेंबरशिप मिल जाती है, हिस्सा मिल जाता है जन्म लेते ही। दादा की संपत्ति में नहीं मिलता, मिलता है। अब देखते हैं इसके गुण और दोष, एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। स्टेबिलिटी है, देखो विशेषताओं में अगर आप ध्यान से देखोगे तो गुण भी पाए जाते हैं और दोष भी पाए जाते हैं। यहाँ पर इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज स्टेबिलिटी। फर्स्ट इज स्टेबिलिटी, निरंतरता, यानी कि मैंने बताया ना आपको कि बाय द वे हेड की, कर्ता की डेथ हो जाती है तब भी ये बिजनेस चलता रहता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो भी बंदा नेक्स्ट बड़ा हो वो कर्ता बन जाए। देखो इसमें फ़र्क नहीं है यहाँ पर हम कितने लिबरल हैं, इसमें लेडीज़ हो या जेंट्स हो, जो भी बड़ा होगा वही कर्ता हो जाएगा, ठीक है ना। 2005 के अमेंडमेंट में लड़की लड़का कोई लिंग के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं किया जाता, जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता, दोनों को एक समान अधिकार हैं। मेंबरशिप, इसकी सदस्यता कोई बाहर का आदमी हासिल नहीं कर सकता, केवल जो इसमें फैमिली में जन्मे बनते हैं वही इसके मेंबर हो सकते हैं। लायबिलिटी मैंने बताई थी आपको, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, क्योंकि मेंबर्स तो निर्णय नहीं ले रहे ना, कर्ता ही निर्णय लेता है, तो सारी लायबिलिटी कर्ता की है। मेंबर को तो तसल्ली रहती है कि भाई बिजनेस चल रहा है, तरक्की हो रही है तो हमें भी उसका हिस्सा मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है कोई। इसके बाद है क्विक डिसीजन, क्योंकि कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और कर्ता ही सारे जिम्मेवार होता है, तो डिसीजंस भी उसके ही सर्वोपरि होते हैं। सब सलाह दे सकते हैं परंतु अंतिम निर्णय कर्ता का होता है, तो डिसीजन जो है जल्दी लिए जा सकते हैं। और आपस में फैमिली के मेंबर्स के हैं तो अंदर उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क आता नहीं है, वो फटाफट से सलाह कर लेते हैं जो भी करना हो, तो डिसीजन में देर लगती नहीं है कोई। इजी फॉर्मेशन, बनाना इसको बड़ा आसान है, कोई बहुत ज़्यादा कानूनी अड़चन इसके अंदर नहीं आती हैं, ठीक है ना। नॉर्मल लाइफ और सीक्रेसी, इसके अंदर क्या है, इसमें सीक्रेसी रहती है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं ना वो सब, क्योंकि घर वाले मेंबर हैं सारे, तो अपनी घर की बात को थोड़ी बताएंगे बाहर जाके कोई, जिससे कि कोई बिजनेसमैन या कोई कंपटीटर उसका फ़ायदा उठा सके, तो इस प्रकार से इसमें सीक्रेसी रहती है। इसके बाद आ जाता है जी इसकी डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में इसका जॉइंट हिंदू फैमिली, इसको HUF भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो कुछ भी नाम आप ले सकते हो। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में इसकी जो लिमिटेशंस हैं, फर्स्ट इज लिमिटेड फंड्स, क्योंकि एक फैमिली है, जितने फंड्स हैं उसी का
हिसाब से वो आगे उस पर काम कर सकते हैं। तो लिमिटेड फंड्स होते हैं, लेक ऑफ मैनेजमेंट स्किल होती है, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न की तरह इसमें भी लेक ऑफ मैनेजमेंट स्किल होती है, क्योंकि बड़े मैनेजर्स को हायर कर नहीं पाते, ये जितनी नॉलेज इनको होती है उस हिसाब से एक काम चलाते हैं अपना। लिमिटेड मेंबरशिप होती है, बाहर से तो पकड़ के लाएंगे नहीं, घर में जो बंदा पैदा है वही उसका मेंबर बनेगा बस। अनसर्टेन लाइफ होती है, मैंने बताया आपको। देखो जी मेंबर वो ठीक है, निरंतरता तो रहती है, परंतु लाइफ अनसर्टेन रहती है इसकी। कभी भी कोई मेंबर ज़्यादा ये लंबे चल नहीं पाते हैं बिजनेस, है ना। कोई दिमागों में फ़र्क आ जाए कुछ, या कोई बंटवारा मांग लेते हैं कई बार, तो इसकी अनसर्टेन लाइफ रहती है, राइट। इसके बाद क्या है, नो लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस नहीं है कोई इसका अलग से, जैसे कंपनी का होता है। और मिसयूज़ ऑफ पावर, इसके अंदर हेड जो है, क्योंकि पावर का केंद्र हेड होता है, जब ज़्यादा पावर्स होती हैं तो उसका मिसयूज़ होने का भी खतरा रहता है। तो इस प्रकार से ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अगला फॉर्म ऑफ बिजनेस, आई थिंक दैट इज़ पार्टनरशिप। फिर कंपनी है, इसके बीच में एक वो भी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को, ठीक है। बाय फॉर नाउ, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। और एक और बात कहनी है आपसे, जब भी आपसे क्विज़ शेयर की जाती हैं, ऑनलाइन क्विज़ वगैरह भेजी जाती हैं, रिकॉर्ड मांगती है सरकार, आप उसके अंदर तुरंत सब उसमें अपना कंप्लीट किया करो उसको, नहीं तो फिर वो आपका एब्सेंट मार्क हो जाती है। बारी बारी आपको हम शेयर भी करते रहते हैं उसके रिज़ल्ट्स को। नंबर 1 बात, और नंबर 2 बात, सारे असाइनमेंट्स पूरे करो, होमवर्क की कॉपी में करते चलो, अपने अभ्यास के लिए ज़रूरी है ये सब चीज़ें। जो लेक्चर हम लोग देते हैं यूट्यूब पर उसको भी देखा करो, और जो लेक्चर डिपार्टमेंट से आपको देते होते हैं वो भी रूटीन में देखा, क्लासेस होती हैं जो देखा करो उसको, ठीक है ना। और साथ में गूगल क्लासरूम के अंदर अपनी जो ईमेल आईडी है ना स्कूल वाली, उससे लॉगिन करो, क्योंकि उसमें आपको उस ईमेल आईडी में आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा फ्री में क्लाउड में, और आने वाले टाइम में आप उसका बेनिफिट ज़्यादा उठा पाओगे, ठीक है। ओके, बाय अगेन।